गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ी सी थ्योरी हमने कर ली है। आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा जैसे कि सेकेंडरी डाटा ही क्या होता है, जो ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द समवन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड। ठीक है, तो पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो भी गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा एट ए डिफरेंट टाइम्स। क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं डाटा को और पब्लिश करवा देते हैं। तो वो क्या क्या है? सम ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन कौन कौन है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट जो पूरे पॉपुलेशन की होती है, इंडिया ट्रेड जर्नल। और फिर सेकंड है हमारे पास इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में क्या है? काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि क्या करती हैं? डाटा को पब्लिश करवा देती हैं। सम इंटरनेशनल एजेंसीज हमारे पास कौन कौन सी है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है जो वो भी करता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो वो भी क्या करती है? अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करा देती है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जो कि क्या करते हैं? रिजल्ट को पब्लिश करवा देते हैं एट डिफरेंट टाइम्स। कौन कौन सी हैं? यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च ब्यूरो, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। सबसे पहले फिर हमारे पास है मैगजीन्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं? अपने डाटा को पब्लिश करवा देते हैं। इकोनॉमिक्स जर्नल आ गई, उसके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स आ गई, फाइनेंशियल टाइम्स आ गया, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, हमारे पास क्या होती है? काफ़ी सारी एसोसिएशन होती हैं, वो भी क्या करती हैं? अपनी रिजल्ट को पब्लिश करा देती हैं। ट्रेड यूनियन हो गया, जैसे ट्रेड एसोसिएशन हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो भी द पर्सन हु डू रिसर्च वर्क, जो भी रिसर्च वर्क करता है वो क्या करता है? पहले कलेक्ट करता है, फिर उसको पब्लिश करवा देता है। तभी तो वहाँ से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे है अनपब्लिश्ड सोर्स, कौन कौन से हैं? ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट पब्लिश, जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश नहीं हुई वो हमारी क्या हो जाएगी? नॉट पब्लिश्ड, ठीक है। वो कहाँ मिलेगी हमें? अवेलेबल इन ऑफिस फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, या फिर इंटरनेट पे भी आजकल हमारे पास काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। उसको हम क्या बोलेंगे? अनपब्लिश्ड सोर्सेज, क्योंकि वो पब्लिश नहीं कराई गई है, वो सिर्फ डाली गई है इंटरनेट पे ताकि कोई भी उसको जाके सर्च कर सके, ठीक है। एडिटिंग ऑफ डाटा क्या होता है? अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस डाटा को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। After the data has been collected, the next step in a statistical investigation is to edit the data. उस डाटा को हमने क्या करना होता है? एडिट करना होता है। The main object of editing the data is to detect पॉसिबल एरर्स एंड इरेगुलरिटीज़, जो भी उसके अंदर एरर्स रह गया है, इरेगुलरिटीज़ रह गई है, कोई भी काम हमने छोड़ दिया है, उस चीज़ को एडिट मतलब फाइंड करना, डिटेक्ट करना एडिटिंग ऑफ डाटा होता है, ठीक है। द टास्क ऑफ एडिटिंग इज़ ए हाईली स्पेशलाइज्ड वन एंड रिक्वायर्स ग्रेट केयर एंड अटेंशन। एडिटिंग का काम है जो काफ़ी सारी अटेंशन चाहता है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी सारा ध्यान देना हमें पड़ता है। फिर क्या है? एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, ऐसे ही एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। जैसे कि हमने कलेक्शन की थी वैसे ही हमने एडिटिंग भी दोनों की अलग अलग तरीके से करनी होती है। फिर क्या है? सबसे पहले आफ्टर कलेक्टिंग डाटा द नेक्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज स्क्रूटिनी द कलेक्टेड फिगर्स। स्क्रूटिनी क्या होती है? मतलब उसकी जांच पड़ताल करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्टेड डाटा की जांच कर लेंगे, फिगर्स की। दिस इज़ टेक्निकली कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग ऑफ डाटा। कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं रह गया है, ठीक है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रहा जिसका हमें रिस्पॉन्स ना मिला हो, क्योंकि प्राइमरी डाटा में हम क्वेश्चनेयर मेथड को भी यूज़ करते हैं। वाइल एडिटिंग प्राइमरी डाटा द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस। इसमें क्या होता है? पॉइंट्स जो कंसिडरेशन में रखे जाते हैं, कौन कौन से? एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चनर या शेड्यूल कंप्लीट नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे? दोबारा से सेंड बैक कर देंगे ताकि हमें नेसेसरी एक्शन मिले, ठीक है। इफ़ नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड, अगर हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्रॉप, तो हम उसको क्या कर देंगे? उस क्वेश्चनर को ही ड्रॉप कर देंगे। एंड दैट शेड्यूल और क्वेश्चनर विच इज़ नॉट कंप्लीट, और उस क्वेश्चनर को भी ड्रॉप कर देंगे जो कि कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है।
एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। अब एडिटिंग हम क्यों करते हैं? एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? अगर हमारे उसमें काम में कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई है तो एडिटिंग के टाइम वो क्या हो जाए, डिटेक्ट कर ले जाए और एक्यूरेट रिजल्ट मिले हमें। ठीक है। हैविंग रिसीव्ड द शेड्यूल और क्वेश्चनियर, द इन्वेस्टिगेटर शुड नो वेदर द कलेक्टेड डाटा आर अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी और नॉट, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो उसका जो एक्यूरेसी है नहीं या नहीं है उसके अंदर। ठीक है। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ द एडिटर। ये क्या है? एडिटिंग क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क है, कोई भी पर्सन ऐसे नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ओनली एक्सपीरियंस कैन हेल्प एन इन्वेस्टिगेटर। सिर्फ एक एक्सपीरियंस पर्सन ही क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है किसकी? इन्वेस्टिगेटर की। किसके लिए? टू डिटेक्ट सच एरर, इन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। फिर है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हमें क्या जो रिज़ल्ट है सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन अगर हमने सेम एक जैसे पुट किए हैं अलग अलग लैंग्वेज में, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे तो कोई और रिप्लाई मिल रहा है हमें, कोई यहाँ पे कोई और रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है। इन ऑर्डर टू जज वेदर द रिटर्न शेड्यूल और क्वेश्चनियर आर कंसिस्टेंट, वी मस्ट कंपेयर द आंसर विद द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसी से रिलेटेड हमें आंसर मिले हैं या नहीं। इफ़ द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चंस अपीयर टू बी म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर है जो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अलग अलग मिले हुए हैं, इट बिकम्स एसेंशियल टू डिटरमाइन विच ऑफ एदर इज़ करेक्ट, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन इज़ टू सेंड बैक द शेड्यूल फॉर नेसेसरी एक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चनियर को, उस शेड्यूल को वापस सेंड कर देंगे। बट दिस प्रोसीजर इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट ये प्रोसीजर क्या रहेगा? हमारे लिए कॉस्टली रहेगा, क्योंकि दोबारा से सेंड करना फिर वापस आना उसके रिप्लाई में, वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग हो गया। एंड शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली इन केसेस वेयर द क्वेश्चंस बट नॉट द आंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चंस क्या हो? ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इफ़ मोस्ट ऑफ द आंसर आर इनकंसिस्टेंट देन इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्रॉप दिस क्वेश्चनियर। अगर हमारे पास सारे ही क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहे हैं? इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चनियर को ही ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। और जो बाकी के हमें रेलिवेंट क्वेश्चनियर मिले हैं, कंसिस्टेंट जो क्वेश्चनियर के आंसर मिले हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको अडोप्ट कर लेंगे, उनके बेस पे हम इंफॉर्मेशन बना लेंगे। ठीक है। एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर शुड असर्टेन whether the information supplied by the respondent is uniform, कि जो रिस्पोंडेंट है उसने जो रिस्पॉन्स करने वाला है क्या उसने यूनिफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लाई की है। समटाइम्स वी फाइंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल्स और क्वेश्चनियर। जैसे कि हमने सैलरी पूछा, मान लो उनकी सैलरी वो 3 लाख और हमें वो बता रहे हैं 2 लाख। ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई ना, मतलब वो सच नहीं बता रहे, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो गई। सो डाटा मस्ट बी एडिटिंग टू अवॉइड द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑन बेसिस पे अगर क्वेश्चन है, इफ सम रिस्पोंडेंट हैज़ गिवन डेली बेसिस, some has given weekly basis, another has given a monthly basis, then no comparison is possible, कि इनके बीच में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा हो कि डेली बेसिस के बीच में डेली बेसिस के साथ कंपेयर करें, वीकली के साथ वीकली का करें। ठीक है। It is necessary for the investigator to reduce this information to say some common base, say weekly basis, कि वही है कि कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन बेस होना चाहिए दोनों को कंपेयर करने का। फिर है एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है? इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग्स एंड लिमिटेशंस, एंड इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिटिसाइज द आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बेस्ड ऑन दैम। अब अगर हमें पूरी नॉलेज नहीं है, विदाउट नोइंग देयर मीनिंग, अगर हमें पूरे उनके मीनिंग नहीं पता है, तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है कि हम पब्लिश डाटा को क्या करें? उठाएं और उसको एडिट करें। ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए? इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिटिसाइज द आर्ग्यूमेंट। हम जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्रिटिसाइज दैट कैन बी बेस्ड ऑन दैम। ठीक है। यहाँ पे क्या? फॉर एडिटिंग द सेकेंडरी डाटा हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो कंसीडर करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? ओरिजिन ऑफ कलेक्टेड डाटा, कि जो डाटा है जो कलेक्ट किया गया है उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है। उसका मेथड क्या रहा था जब हमने कलेक्ट किया था, टाइम कितना दिया गया है, सर्कमस्टेंस मतलब उसका एनवायरनमेंट क्या है इन्वेस्टिगेशन का, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट जो हमें डाटा मिला था या नहीं मिला था। ठीक है। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि हमने कौन सी यूनिट में उसको मेज़र किया था, जियोग्राफिकल एरिया कैसा था,
टेस्ट चेकिंग कि हमने थोड़ा सा एरिया पे टेस्ट चेक करके देखा था या नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ही पूरे लेवल पे कर दिया था या पहले थोड़े से लेवल पे चेक करके देखा था। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट डाटा शुड नॉट बी टेकन एज दे आर, कि जो डाटा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो होना होगा डाटा आर टू बी यूज्ड ओनली व्हेन दे आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, भी जैसा है ऐसा ही उठा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम सेटिस्फेक्शन ना हो हमें उस डाटा से, जब तक हम क्या करेंगे उस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा अदरवाइज इट इज़ लीड टू फैलेसियस रिजल्ट, तो वो हमें क्या देगा, रॉन्ग रिजल्ट देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, कलेक्शन पढ़ ली, एडिटिंग पढ़ ली, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की। अब क्या है क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है जैसे जो सेम ग्रुप के होते हैं, मान लो 10,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको इस कैटेगरी में डाल दो, 20,000 से 30,000 वाली सैलरी को वर्कर को इस कैटेगरी में डाल दो, 30,000 से 40,000 को इस कैटेगरी में डाल दो। ये क्या हो गया, क्लासीफाई कर दिया हमने डाटा को कि इतने लोग तो इस ग्रुप के हैं, इतने लोग इस ग्रुप के हैं, इतने लोग इस ग्रुप के हैं। यहाँ पे क्या है, जनरली वी फाइंड दैट द डाटा कलेक्टेड आर इन कॉम्प्लेक्स एंड अनअरेंज्ड फॉर्म, कि जो डाटा है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा हम बस जहाँ से आए वहीं से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डाटा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इस डाटा की एनालाइज करना जैसे, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करना क्या है, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हमने मान लो सैलरी कर ली, जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये 10,000 लेता है, ये 20,000 लेता है, ये 15, कहीं हमने 15 लिख दिया, कहीं 12 लिख दिया, कहीं 10 लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि मेजोरिटी क्या ले रही है। लेकिन अब यही था कि वी फाइंड दैट द डाटा कलेक्टेड आर इन कॉम्प्लेक्स एंड अनअरेंज्ड वे, कि हम अनअरेंज्ड फॉर्म में कर लेते हैं, उसकी वजह से ना तो हम एनालाइज कर पाते और ना ही क्या कर पाते, इंटरप्रिटेशन कर पाते उसका। टू मेक द डाटा फिट, इस डाटा को फिट करने के लिए, फॉर यूज़ करने के लिए, इट हैज़ टू रिड्यूस इन ए कॉन्डेंस्ड फॉर्म, किसे क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट द कलेक्टेड डाटा शुड बी क्लासिफाइड इन टू क्लासेज एंड सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से हमने कर दिया। 0 से 10 जितने आएंगे वो यहाँ लिख दिया, 10 से 20 जो आएंगे वो यहाँ लिख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, हम उसके अंदर क्या करते हैं, क्लासेस और ग्रुप हमें मिलते हैं ना। अनऑर्गेनाइज्ड और शेपलेस डाटा जो है कैन नेदर बी इजली कंपेयर्ड और नॉर इंटरप्रिटेटेड, जो हमारा शेपलेस डाटा है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन द डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप, अगर हम किसी एक होमोजीनियस ग्रुप के अंदर उस डाटा को कलेक्ट कर दें, अरेंज कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। और उसको इंटरप्रेट करना भी इजी होगा कि इस ग्रुप के पर्सन है जो ज़्यादा एक्टिव हैं, इस पर्सन के ज़्यादा भी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स को अरेंज करना इन ग्रुप्स के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनेट्स एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे सबसिस्ट अमंग ए डिवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो काफ़ी सारी डिवर्सिटी क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनसे लिया गया डाटा क्या होता है, डिफरेंट होता है। उस चीज़ को क्लासीफाई करना, उसको अरेंज करना है ग्रुप के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिंग फैक्ट इनटू क्लासेस, ठीक है। तो मेन हमारे लिए क्या रहेगी, एक तो ये डेफिनेशन रहेगी, एक ये टू मेक द डाटा फॉर इट यूज़, ठीक है, से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब अगर हमने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो उसके ऑब्जेक्टिव तो पढ़ने पड़ेंगे कि क्लासिफिकेशन को करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। टू मेक द डाटा सिंपल एंड ब्रीफ, अगर हम डाटास को ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को सिंपल बना देते हैं और ब्रीफ छोटा सा एक रिजल्ट मिल जाता है हमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू कंडेंस द मास ऑफ डाटा टू मेक देम ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ताकि वो तो जो ये डाटा है वो क्या हो जाए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है, हम ईजिली उसको समझ सकें। इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए क्लास देन देयर मार्क्स कैन बी पुट इन फॉलोइंग वे, अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं तो 100 से लेकर 110 कितने बच्चों के आए, ठीक है, 110 से 120 कितने आए। अगर मैं 100 के 100 बच्चों के ऐसे लिखने बैठूंगी तो कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लाई करते हैं, इतने बच्चे इस कैटेगरी में, 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 ठीक है।
ऐसे होता है। तो ये हो गया, ये होता है क्लासिफिकेशन। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया या फिर क्लास लगा लो, ठीक है। टू ब्रिंग आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, हम ये किस लिए करते हैं, ताकि हमें सिमिलर पॉइंट्स और डिससिमिलर पॉइंट्स मिल जाएं। क्लासिफिकेशन रिवील्स क्लियरली द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इन द स्टैटिस्टिकल डाटा। फॉर एग्जांपल मैरिड एंड अनमैरिड, कि मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, पास्ट कितने हैं, फेल कितने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को जो फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड एंड शेपलेस डाटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है हम उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, किसकी हेल्प से, जैसे हमने क्लास ए ले ली और क्लास बी ले ली, ठीक है। हमने देखा कि 20 से 30 जिनका वेट है वो इतने बच्चे हैं और सी बी में इतने हैं, ठीक है। 30 से 40 इतने हैं, 20 बी में इतने हैं, सी इतने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि 60 से 70 वाले में यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो ज़्यादा वेट्स इनका आ रहा है हर केस में, ठीक है। बस यहाँ पे 10 और 5 के केस में यहाँ पे क्या है, क्लास बी वालों में ज़्यादा है एक वेट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं वेट्स का, कि बच्चों में कितना वेट है, ठीक है। उनके एवरेज वेट भी निकाल सकते हैं कि जो 5 बच्चे हैं ऐसे जो इस वेट में लाई करते हैं, 10 बच्चे हैं जो इसमें करते हैं, 20 है जो इतने करते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसको क्लासिफिकेशन को करने का, साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट। विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा कैन बी प्रेजेंटेड साइंटिफिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड क्लास। जो बच्चे हैं उनको हम किस बेस पे कर सकते हैं, या तो वेट के बेस पे, या मार्क्स के बेस पे, या उसके नेम के बेस, मतलब एज के बेस पे कि इसकी 23 है, इसकी 24 है, ठीक है, या फिर उनकी क्लास के बेस पे कि ये कौन सी क्लास में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइंटिफिकली हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन, टेबल बना लेना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड बेसिस, क्लासिफिकेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है बेसिस किसके लिए, टेबुलेशन के लिए। अब हम यहाँ बना सकते हैं ना ग्राफ, ठीक है, इस बेसिस पे कि 20 से 30, 30 से 40, यहाँ लिख देंगे 5, 10, 15, फिर उसी बेस पे ऐसे अपना बार ग्राफ, पाई चार्ट जो हमने बनाना है वो बना सकते हैं। नो टेबुलेशन इज़ पॉसिबल विदाउट क्लासिफिकेशन, बिना क्लासिफिकेशन के हम टेबुलेशन नहीं कर सकते, और बिना टेबुलेशन के हम इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे मेन क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन करना। मेन तो हमारे पास सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, वो भी रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद उस डाटा को एडिटिंग करना कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं रह गया है। उसके बाद जब ये दोनों प्रोसेस अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाटा को क्लासिफाई कर देंगे इस टेबल में। फिर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ एंड चार्ट्स बनाएंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की और डिसीजन मेकिंग करने की प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, अब क्या है, एसेंशियल की ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, हमें ऐसा डाटा मिल जाता है जो एक पार्टिकुलर होमोजीनियस ग्रुप से है। होमोजीनियस होता है सेम ग्रुप, हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग, ठीक है। जिसके अंदर सेम क्वालिटी होती है उसको होमोजीनियस ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस क्वालिटी होती है, उसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो डाटा विच आर इंक्लूड इन ए पार्टिकुलर क्लास, कि इस पार्टिकुलर क्लास के अंदर मैंने इस डाटा को डाल दिया, तो ये सारे मोस्टली बच्चे क्या हैं कि 20 और 30 के बीच में लाई कर रहे हैं, होमोजीनियस डाटा हो गया, ठीक है। क्लैरिटी क्या होता है, द क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अनडाउटफुल। जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा ना हो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल, कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सके ईजिली, और अनडाउटफुल मतलब कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको किसके अंदर पुट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
डिवर्सिफिकेशन में क्या है, जब हम होमोजीनियस ग्रुप के अंदर डालते हैं तो इसमें ऐसा कोई ना मतलब हर एक डाटा का ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता होता है, ठीक है। बाय डिवर्सिफिकेशन वी मीन्स दैट ईच यूनिट मस्ट बी इंक्लूड इन एनी क्लास, कि कोई हर एक यूनिट क्या होगी, किसी ना किसी क्लास में इंक्लूड होगी। इफ़ देयर इज़ एनी यूनिट, अगर हमारे पास कोई ऐसी यूनिट है जो कि किसी भी क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होगी तो हम उसको किस में इंक्लूड कर देंगे, मिसलेनियस के अंदर। अब है स्टेबिलिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि चेंज होता जा रहा है। दैट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू चेंज, कि वो ऐसा ना हो कि चेंज कर रहे हैं हम बार बार। इफ द स्टेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इज लॉस्ट, अगर ये लॉस्ट हो गई, द पर्पज इज टू बी हैज़ टू बी डन इज रिपीटेड, जो भी हमारा पर्पस है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि शुड बी फ्लेक्सिबल, हम ऐसा हो सकता है कि हम जो हमारी क्लासिफिकेशन होगी वो क्या नहीं होनी चाहिए, रिगिड नहीं होनी चाहिए कि जो हमने बना दी वही रहेगी, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी हमारी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जो भी क्लासिफिकेशन है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई जानी चाहिए, कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है गाइस। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।